हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हम कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद जनरल अवेयरनेस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। और कमेंट सेक्शन में अपना रेस्पॉन्स थोड़ा सा बना के रखो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आप लोगों को ये पॉइंट सर से गलत हो गया है तो उसको बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट। कुछ समटाइम्स एक स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बताओ कि मुझे भी, मैं उन चीज़ों को फिर रेक्टिफाई करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये हर किसी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आने वाले एफडब्ल्यूए का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, नायब तहसीलदार का हो, और जितने भी फॉर्म्स आप लोगों ने भरे हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो इसके साथ जीएस भी एक मेजर कंपोनेंट रहता ही रहता है। तो इसलिए जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द क्लास, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, करो पहले क्वेश्चन का आंसर। आप पहले आप आज आंसर करो फिर मैं करूँगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, बताओ कौन सा था। क्या वो एडवैक था, एडसैक था, यूनिवैक था या एडवैक था। देखो जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था डेट वाज द इनैक। कौन सा था, इनैक। डेट मीन्स ऑप्शन में से कोई एक आंसर नहीं है, वो था एनएक, और जिसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और जिसको बनाया गया था 1945 में। किसने, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकोले ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एनएक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहाँ पे यूनिवैक ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, इस चीज़ को याद रख लेना। यूनिक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी है, 5 जनरेशन्स है। तो इन 5 जनरेशन्स को आपको देखना है, किस जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। समझ आया। तो आंसर क्या होगा, डेट्स द इनैक, जो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, राइट। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। देखो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। और कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। सपोज अगर हम बात करेंगे सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें भी अलग अलग अपने कंपोनेंट्स है, ठीक है। और ना हमें वो बताना है कौन सा एक कंपोनेंट, कौन सा एक पार्ट है, ऑलरेडी दैट पार्ट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए, ठीक है। डेट इज़ द एएलयू, ठीक है, जो हमें क्या करके देता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन, ये सभी चीज़ें ये किसकी काम है, डेट इज़ द एएलयू। डिस्क यूनिट, तो ये एक क्या, स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट इज द मॉडेम। देखो मॉडेम ये वो एक डिवाइस है जो कनेक्ट कर रहा है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को किसके साथ, इंटरनेट के साथ, ठीक है। और इंटरनेट में क्या 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 आते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आती हैं, उनको ये कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में। सपोज कि हमारे फ़ोन से डिजिटल सिग्नल्स बाहर निकले, ठीक है, तो उनको ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में। और इसी तरह अगर एनालॉग सिग्नल आ गई तो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। तो ये किसकी फंक्शन है, दैट इज़ द, ये मॉडेम की फंक्शन है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, एएलयू, राइट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें एडिशनल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ये रहते हैं उनके लिए, ठीक है, राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते भी है, लेकिन जो नहीं कर रहा है अब वो भी आगे करेंगे शेयर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल लाइन्स इन रैम। देखो रैम में क्या कंट्रोल लाइन्स होती है, उनकी फंक्शन क्या है। तो पहले अगर हम बात करेंगे ये कंट्रोल लाइन्स होती क्या है, ये पार्ट है कंट्रोल बसेस की, आपने बसेस पढ़ी होगी, ठीक है। तो
ये पार्ट है, ये कंट्रोल लाइन्स जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, रैम में, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या है एक वो देखो हमारा जो कंप्यूटर है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है, तो मेमोरी दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें एक तो आती है रैम, एक तो आता है रोम, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। और ये रैम एंड रोम ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे फ़ोन में, और रैम के बगैर हमारा फ़ोन फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जितने भी काम हो रहे हैं हमारे डिवाइस में तो वो रैम पे होते हैं, ठीक है। और इसी पे अब ये कंट्रोल लाइन्स जो है ये क्या कर देती है, देखो ये जो कंट्रोल लाइन्स है ये डेटा को होल्ड करते हैं, डेट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। देखो क्या होता है, ये जो कंट्रोल लाइन्स होती है ये प्रेजेंट होते हैं रैम में, ठीक है। ये डाटा को होल्ड करके रखते हैं, डेट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सपोज ये आप मान के चलो ये हमारा CPU है और ये क्या है, एक यूज़र है। जब इसने यहाँ से इनपुट दिया है तो मेमोरी तो कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन जो ये कंट्रोल लाइन्स है ये इस मेमोरी को क्या होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो CPU है वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है हर किसी चीज़ पे। अगर एक ही टाइम पे उसमें सब कुछ डेटा आ जाएगा तो डैट मीन्स एरर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसका, कंट्रोल लाइन्स की, ठीक है। फ्रॉम मेमोरी एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी, और ये जो कंट्रोल लाइन्स है ये एक्ट कर रहे हैं एज अ बफर बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम, ठीक है। दीज लाइन्स हेल्प रेगुलेट टू फ्लो ऑफ डेटा, ये हमें क्या हेल्प कर रही है, जो डाटा रेगुलेशन होती है तो उस डाटा फ्लो को क्या ये रेगुलेट कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। डैट मीन्स कि ये रेस्पॉन्सिबल है, इनकी वजह से जो हमारा CPU है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है अच्छे से, ठीक है। उस पर क्या ओवरलोड नहीं हो जाता है। ensuring that the CPU and RAM are not overwhelmed with too much information at once, तो यही बात मैंने आपको पहले कहा है कि ये क्या डाटा को तब तक होल्ड कर रहे हैं सो डैट कि CPU पे क्या और रैम पे ज़्यादा प्रेशराइज ना पड़े, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से इनको समझना है, ध्यान से इनको पढ़ना है, और जितने भी एडिशनल पॉइंट्स चाहे वो PPT में लिखे हो या मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ तो ये आपको नोट करने हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनको फिर रिवाइज आपको करना है, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का मतलब क्या है, CAD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। देखो ये जो CAD है ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स टू क्रिएट 2D 3D मॉडल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। डैट मीन्स ये जो CD है ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ कर देते हैं आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, किस चीज़ के लिए, 2D एंड 3D मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है। राइट, CAD सॉफ्टवेयर जो है ये हमें हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में, रिड्यूस एरर को कम करने में, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। CAD is used in a variety of industries including automotive, aerospace and construction। तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है और इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं आप इनको अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज डैश अलाउज यूजर टू सेंड ए फाइल विद ईमेल। इनमें से कौन सा एक अलो कर देता है एक यूजर को कि वो ईमेल के साथ एक फाइल क्या सेंड कर सकता है, बताओ कौन सा एक इसका करेक्ट आंसर होगा, डेट इज द अटैचमेंट। देखो जब कोई इंसान किसी को ईमेल भेजता है, अगर उसमें ईमेल उसने टाइप की है, ठीक है, अब वो कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट भेजना चाहता है तो वो आएगा अटैचमेंट्स में। डैट मीन्स अटैचमेंट ही अलो कर देता है कि यूज़र को एक फ़ाइल भेजने के लिए ईमेल थ्रू, चाहे वो PDF फाइल हो, कोई इमेज हो या कुछ चीज़ें हो, ठीक है। तो ईमेल की अगर हम बात करेंगे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और जो इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन ने 1971 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। देखो ये जो ईमेल अटैचमेंट है ये एक कंप्यूटर फाइल होती है जो सेंड की जाती है ईमेल के साथ, ठीक है।
One or more files can be attached to any email message and can be sent along with it to the recipient. और ये attachment में एक या दो फाइल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। It is typically used as a simple method to share documents and images. देखो ये एक मेथड है जो सिंपली कौन सी मेथड है जिसके थ्रू हम शेयर कर रहे हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, लेकिन किसके ज़रिए, ईमेल के थ्रू, ठीक है। सपोज हमने ईमेल कोई कंपाइल की है, इसमें हमने क्या टेक्स्ट ऐड किया है। अब हमें क्या करना है, कोई इमेज इसके साथ हमें क्या अटैच करनी है, तो डेट इज द अटैचमेंट। अटैचमेंट ही अलो कर रहा है कि हम क्या कोई फाइल ईमेल में क्या रख के किसी को भेज सकते हैं, ठीक है, राइट। समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज नोन एज होस्ट नेम। और देखो क्या है, सेकंड पार्ट जो हमारे ईमेल का होता है उसको हम कहते हैं एक तो होस्ट नेम, और इसके अलावा क्या कहते हैं उसको। देखो जो हमारी ईमेल है, सपोज ये मेरी ईमेल है abc@gmail.com। देखो ये दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट तो ये हो गया जो हम कहते हैं यूज़र नेम, ये है यूज़र नेम, एंड नेक्स्ट @ के बाद क्या है, डेट इज़ द डोमेन नेम। डेट मीन्स ये हो जाएगा क्या, डोमेन नेम। तो समझ आया? अब यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ें हैं आप उनको याद रखो। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो यूज़र नेम होता है, ये यूज़र नेम ये एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं यूज़र नेम, ठीक है। ऑफ द ईमेल एड्रेस बिफोर द @ सिंबल, इस @ सिंबल से पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, यूज़र नेम, एंड रिप्रेजेंट द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द इंडिविजुअल और अकाउंट। देखो ये जो नाम होता है, ये जो नेम होता है, ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है। डेट मीन्स ये आइडेंटिफिकेशन है, पर्सन का नाम यहाँ पे लिखा जाता है मेनली, ये आप सबको पता है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द ईमेल है, ईमेल एड्रेस, डेट मीन्स @ के बाद उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम, ठीक है, राइट। द डोमेन नेम आइडेंटिफाइज द होस्ट और ऑर्गेनाइजेशन डेट इज मैनेजिंग द ईमेल अकाउंट। देखो ये जो डोमेन नेम है आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ पे आप देखो @yahoo.com, yahoo.com, @gmail.com या hotmail.com। ये चीज़ें क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये किस कंपनी का है, ये उस कंपनी की क्या है, आइडेंटिटी है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपकी आइडेंटिटी है, और जो सेकंड वाला पार्ट है ये कंपनी का आइडेंटिटी है, ये किस कंपनी की मेल है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लिंक है, ठीक है, राइट। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इन द ईमेल एड्रेस user@example.com द डोमेन नेम इज example.com। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डोमेन नेम है। द डोमेन नेम एंश्योर्स दैट द ईमेल इज राउटेड टू द करेक्ट मेल सर्वर फॉर द डिलीवरी। और ये क्या है, जो हमारा ये डोमेन नेम है ये हमें एंश्योर कर रहा है कि जो ईमेल है वो हमने करेक्ट मेल किया है, किस सर्वर को हमें ये देनी है, याहू पे है, जीमेल पे है या किसी पे। तो ये चीज़ें हमें डोमेन नेम से ही क्लियर हो जाती है, ठीक है, राइट। समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसमें क्या है, रेफर्स टू द वे आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक। देखो कोई बंदा काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसने लिखा है यहाँ पर XYZ823 अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो इस फॉन्ट को एक तो चेंज करना चाहता है, चेंज इन द सेंस कि इसका साइज और कैलिब्री जो ये नेम्स है उनको चेंज करना चाहता है, बोल्ड, इटैलिक इनमें चेंज करना चाहता है। तो वो सभी फीचर्स किस में आते हैं, तो वो सभी फीचर्स आते हैं किस में, फॉर्मेटिंग में। डेट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो किस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे आ जाओ, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट जो हमने एंटर किया है वो किस तरह हमें दिखे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें आते हैं, देखो कौन कौन से, फॉन्ट साइज भी इसी में आएगा फॉर्मेटिंग में, कलर करना ये भी आएगा, और अलाइनमेंट सेंटर में रखना है, मिडल में रखना है, क्या ये सभी किसमें, फॉर्मेटिंग में आते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, मार्जिन एंड इसके अलावा बहुत कुछ। देखो
MS Word has got several formatting tools which let you make text appear just you like to want। देखो MS Word में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एनेबल कर रहे हैं कि जिस तरह आप अपने टेक्स्ट को क्या बनाना चाहते हो, बोल्ड बनाना चाहते हो, इटैलिक बनाना चाहते हो, रेड कलर में रखना चाहते हो, वाइट कलर में रखना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन ये सभी फीचर्स हमें फॉर्मेटिंग में देखने को मिलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूड इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, वाइल द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज इंडेंटेशन। तो ये सभी चीज़ें क्या हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? फॉर्मेटिंग में। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अनडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम कर रहे हैं, हमने काम किया है, हमें कोई यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ हमें यहाँ पे आप समझो कि डिलीट हो गया है, और वहाँ पे जब हम डिलीट करते हैं कि एक ऑप्शन आता है अनडू का, तो उस टाइम पे हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कि वो जो हमने डिलीट किया है या हमसे सपोज करो कि डिलीट हो चुका है, अब अनडू का आता है ना, उसको वापस किस तरह लाएंगे, तो कौन सी की हम यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए? डेट इज़ द Ctrl+Z, ये अनडू के लिए यूज़ की जाती है। Ctrl+X किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमने पहले जिस पैराग्राफ में या लाइन पे हम काम कर रहे हैं हमने वो सिलेक्ट किया है, फिर अगर हम Ctrl+X लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा, हमारा वहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+A ये सिलेक्ट करने के लिए आते हैं, जितने भी चीज़ें एक विंडोज़ में होते हैं या करंट स्लाइड पे होंगे तो Ctrl+A इनको सबको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, Ctrl+Y रेडियो का ऑप्शन इसमें आता है। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज। वैलिड फॉर्मेट MS वर्ड का क्या है? डेट मीन्स द एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड इज क्या है? डेट इज द .doc। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन नेम्स है, क्योंकि बहुत टाइम्स एक्सटेंशन नेम से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो एक्सेल फाइल जो है उसका जो एक्सटेंशन नेम है डेट इज द .xls। टेक्स्ट फाइल क्या है? .txt। पावर पॉइंट .ppt। और ओपन डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा? ODT। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे GS के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? GS का पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी। तो फर्स्ट क्या है? आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखो, जो राइट टू इक्वालिटी है ये पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और ये फ्रॉम द आर्टिकल 14 to 18 है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 14 है वो हमें गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, सेकेंड इज द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, ये पार्ट नहीं है राइट टू इक्वालिटी का। ठीक है, थर्ड इज अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि हमें क्या अनटचेबिलिटी जो है इसको खत्म करना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स 1 and 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आ जाओ। अब आर्टिकल नंबर 15 जो है इसका, वो हमें क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करनी है किसी भी बंदे के साथ, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कह रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिजर्वेशन की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल नंबर 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आंसर विल बी द ओनली 1 and 3। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा। देखो, हमें बताना है कि कोस्टल प्लेन्स हमारे पास जो है बिटवीन मुंबई एंड गोवा
का जो हमारा कोस्टल एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? तो डेट इज द कोंकण कोस्ट, उसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो मालाबार जो है ये केरला वाला पोस्ट है, कोरोमंडल ये तमिलनाडु का है। ठीक है, नार्दर्न सिरकार्स एंड उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो आंसर क्या होगा? कोंकण कोस्ट। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेल्फ गवर्नमेंट आर स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस डिक्लेरेशन वाज मेड बाय दादाभाई नौरोजी इन विच आर द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी। देखो 1905 में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और जिसकी बदौलत यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट वजूद में आती है, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है। तो इसलिए 1906 का जो सेशन था जो कलकत्ता में हेल्ड किया गया था, उसमें दादाभाई नौरोजी जी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या कहा कि अब हमें स्वराज चाहिए, डेट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो दादाभाई नौरोजी है इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 3 टाइम्स। वो 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बन चुका है। 1886 में, डेट इज द सेकंड सेशन में। ठीक है, 1893 में एंड 1906 में। और इसकी एक फेमस बुक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि उसने ये कहा है इस बुक में, उसने एक थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उसने दी है इसमें। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? मकर संक्रांति इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट नेम्स। इट इज ए मकर संक्रांति ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बाय डिफरेंट नेम्स। लेकिन इसका ये क्या फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल ऑफ क्या है? ये फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सुबरदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुबरदार मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है डोडा में, और इसको सुबरनाग मेला भी कहा जाता है। सुबरनाग मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे? डोडा में। डोडा में एक प्लेस है जिसको हम बदरवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस बदरवाह को कहा गया है मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर, और लैंड ऑफ स्नैक्स भी इसको कहा गया है, नागों की भूमि भी इसको कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज द डोडा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। कैग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है, ट्रू कौन सा है। फर्स्ट क्या है? द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो कैग ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको अंडर आर्टिकल 180 में रखा गया है। डेट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितने भी हैं उनका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राइट। कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि उसका काम यही है, अकाउंट्स को ऑडिट करना। द कैग कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगर हम टेन्योर की बात करेंगे, अगर हम टेन्योर की बात करेंगे तो 6 ईयर्स का ये टेन्योर होता है। ऑफिस टाइम 6 ईयर्स का है, और 65 एज यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कोई बंदा है जिसको 62 ईयर पे क्या बना है? CAG कैग, वो चेयरमैन उसका बना है। ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पे 6 ईयर की सर्विस नहीं देनी है, उसको देनी है सर्विस अप टू ओनली 65 ईयर्स। जब उसकी एज 65 हो जाएगी तो वो खुद रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 ईयर्स का टेन्योर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एज मैटर है। ठीक है, तो यही है 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, राइट, समझ आया। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? ऑन 8 अप्रैल 1929 हु अमंग द फॉलोइंग टू रेवोल्यूशनिस्ट थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 में किन दो बंदों ने क्या बम लगाया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे? तो एक तो आपको पता होगा, डेट वाज द भगत सिंह, और इसके साथ एक और पर्सन था, डेट वाज द बटुकेश्वर दत्त।
ठीक है। और भगत सिंह जी को फिर क्या फांसी दी गई थी, उसको 23 मार्च 1931। और ये जो दोनों बंदे थे ये मेंबर्स थे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन जो ये HSRA है इसको पहले कहा जाता था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और जिसको बनाया गया था 1924 में। फिर इसको कन्वर्ट किया गया था HSRA में 1928 में। लेकिन जो HRA इसको बनाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने, ठीक है। फिर भगत सिंह का इन्फ्लुएंस देख के इसको कन्वर्ट किया गया था 1928 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच हिमालयाज। नंदा देवी पीक जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। अब हमें बताना है कि ये किस हिमालयाज का पार्ट है, क्या ये असम हिमालयाज का पार्ट है, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल या पंजाब हिमालयाज। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखो। देखो पंजाब हिमालयाज ये इनका एक्सटेंशन जो है इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक है, और सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक कुमाऊं हिमालयाज है, फिर नेपाल हिमालयाज है और असम हिमालयाज है। ये इनका डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ने ये डिवीजन किया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज नंदा देवी। देखो पंजाब हिमालयाज का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका, कुमाऊं हिमालयाज का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। एंड नंदा देवी इट इज द हाइस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो फिर हमें बताना इनमें से करेक्ट कौन सा है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सही है क्योंकि आर्टिकल 324 यही हमें कहता है, ठीक है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कर रहा है पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शंस। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज, ये गलत है, ये गलत है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द ट्रू। देखो जो म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत है इनके जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कर रहा है कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और आर्टिकल 326 राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर्स मे गो डाउन टू -15 in the hilly areas, while as the plains have comparatively better temperature at -5 to -8. The local people wear woolen clothes and long gown to save them from the chill. The gown is called. देखो विंटर की यहाँ पे बात हो रही है कि जो हिली एरियाज है वहाँ पे -15 तक टेम्परेचर जाता है, और प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे -5 से -8 तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन जो वहाँ के लोकल पीपल्स है वो इस सर्दी को बचने के लिए एक गाउन यूज करते हैं, और इस गाउन को लोकली क्या कहा जाता है, डेट इज द फेरन। फेरन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस चिल, ठीक है। इस ठंड से बचने के लिए फेरन यूज किया जाता है, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। Next is dance is generally performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir. कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है जब शादी की सभी रिचुअल्स क्या खत्म हो जाते हैं और उस टाइम पे जब ब्राइड अपने इस घर को छोड़ने वाली होती है, तो डेट इज द वागुई नाचुन। तुमाल डांस ये कौन लोग परफॉर्म करते हैं, बाई वातल ट्राइब, वातल ट्राइब, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड लाला हरदयाल फॉर्म द गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में, ऑफ कोर्स 1913 में इसको बनाया गया था बाय लाला हरदयाल जी, लेकिन कहाँ पे, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था डेट वाज सोहन सिंह बाखना जी, और इसका जो एंशियंट नेम था, अर्लियर नेम था, डेट वाज द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। तो 1913 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा एक माउंटेन पार्ट नहीं है ईस्टर्न घाट्स का। देखो शिरोवा हिल्स की अगर हम बात करेंगे ये हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। जाविदी हिल्स ये भी ईस्टर्न घाट्स के पार्ट है। नन्नामलाई हिल्स ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स है ये। और जो अन्नामलाई है दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, जो हमें बॉर्डर के एरियाज में देखने को मिलते हैं बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। और ये जो ईस्टर्न घाट्स है ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज नहीं है, इनमें बीच बीच में ब्रेक है जहाँ पे ये रिवर वगैरह फ्लो करते हैं, कृष्णा गोदावरी ये सभी रिवर्स, ठीक है। एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स वो क्या है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। हमारे पास सॉइल की इन्फॉर्मेशन है, अब हमें बताना ये कौन सी सॉइल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ये जो सॉइल है इसमें क्या हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है, ठीक है। ये वाटर को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकती है, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, सिट्रस फ्रूट्स एंड बनाना ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल, और यहाँ पे शुगर केन भी क्या इसमें अच्छा प्रोड्यूस होता है, सिट्रस फ्रूट्स भी, बनाना भी अच्छे से ग्रो होता है। द सॉइल इज सिटकी व्हेन वेट एंड डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई। देखो जब इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है इस सॉइल में तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो जिसने सॉइल के बारे में पढ़ा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही उसको मालूम हो चुका होगा ये किस सॉइल की बात है, डेट इज द ब्लैक सॉइल। और इस ब्लैक सॉइल को हम कहते हैं कॉटन सॉइल भी, कॉटन सॉइल भी, रेग्यूर सॉइल भी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897। 1897 यहाँ पे है 1897, ठीक है। रामबाग सिल्क फैक्ट्री किसने बनाई थी पता, डेट इज द प्रताप सिंह। ये रूलर था किस डायनास्टी का बताओ, डोगरा डायनास्टी का, डोगरा डायनास्टी का, जिसको फाउंड किया था गुलाब सिंह ने आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर कब, 16 मार्च 1846 में, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल इज लोकेटेड इन कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो बाबा श्राइन बाबा चमलियाल ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। बताओ, डेट्स इन द सांबा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस सांबो का हम कहते हैं क्या, सिटी ऑफ शीट्स भी एंड लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।